नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह अपनी कहानियों की लेखन की परंपरा के अंतर्गत एक और कहानी जो कि मेरे अपने बचपन से जुड़ी हुई है और परिस्थितियों के बदलाव के साथ जो मानव मूल्य संवेदनाएं हमारी बदल रही हैं या मर रही हैं और उनकी जगह जो नए मूल्य स्थापित हो रहे हैं, उस पर ये कहानी मैंने लिखी है। आशा है कि आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी का शीर्षक है नाना साहब के बतासे। परंपराओं की पगडंडियां छोड़कर हम पुरानी पीढ़ी वाले आधुनिकता के जिस हाईवे पे चल रहे हैं, बल्कि यूं कहूं कि चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्या वे वास्तव में हमारी जिजीविषाजन्य सोच और संवेदनाओं के लिए संगत हैं? उस दिन की घटना हमारे मन में एक अजीब सी विक्षुब्धता पैदा कर गई थी और वही विक्षुब्धता इस कहानी की जन्मदात्री और धात्री बन बैठी। इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराएं? खुद को, अगली पीढ़ी को, परिस्थितियों को, शाश्वत परिवर्तन की परंपरा को या भाग्य की विडंबना को? आप ही तय कर लीजिए। किसी दूर के रिश्ते में लड़की की शादी का कार्यक्रम था। व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड लोड कर बड़ी मनुहार के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में निकट के रिश्तेदारों को इसलिए भी ऐसे आयोजनों में जुटाया जाता है क्योंकि अपनों की उपस्थिति वहां स्तर बोध का पैमाना बन जाती है और समाज में मेजबान का रुतबा बहुत बढ़ जाता है। पर हमारे पास न तो समय था और न ही परिस्थितियां अनुकूल थीं। फिर भी मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि अभी तक वे लोग अबाधित रूप से रिश्ता निभाते चले आ रहे थे, सो हमें भी निभाना पड़ा। बच्चे तो मात्र इसलिए साथ आ गए थे कि घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं, इस बहाने उनकी आउटिंग हो जाएगी। वैसे सच्चाई तो यही है कि आधुनिक उपभोक्तावादी और आत्म केंद्रित परिवेश में हम दूसरों से ऐसे मामलों में भारी अपेक्षाएं तो रखते हैं, पर जब अपनी बारी आती तब बगले झांकने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ नई पीढ़ी बेबाक बहानेबाजी करती है और पुरानी पीढ़ी थोड़ी संकुचित होकर के। फिर भी रिश्ते अभी भी एन केन प्रकारेण निभ रहे हैं, कहीं मजबूरी में तो कहीं दिखावे के लिए। वस्तुतः हमारे देश की यही विशेषता तो हमें अभी तक रिश्तों के धरातल पर परस्पर जोड़े हुए है, अन्यथा हम न जाने कब के बिखर गए होते। अपनों के सुख या दुख में हमें हमेशा भागीदार बनने की कोशिश करनी पड़ती है। पूरी तैयारी के साथ योजना बनी, तब उसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ। लिहाजा घर से निकलते निकलते विलंब हो गया था। स्वाभाविक भी था क्योंकि वहां केवल विवाह के उत्सव में भाग लेने ही नहीं, आत्म प्रदर्शन करने के लिए भी तो जा रहे थे। आखिरकार लोगों में धाक भी तो जमानी थी कि हम हैं कौन। अतः सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार ही निकलना पड़ा कि परिवार में कौन मेंबर कब क्या पहनेगा, दूसरे कब क्या पहनते हैं, यह नज़र भी रखनी होगी और यह भी कि कब कहाँ कितना खर्च करना है। रास्ते में पहले तो भारी भीड़ मिली। न जाने कितने कुंवारों को हल्दी लग गई थी और उनके अर्चित परिचित नागिन और सपेरे बने उन्हें उनकी महबूबाओं से मिलवाने निकल पड़े थे। राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी बपौती बन गया था और हम हार्न बजा रास्ते की भीख मांगने वाले भिखारी। खैर, किसी तरह पिंड छूटा और नेशनल हाईवे मिलते ही कार ने गति पकड़ी और तूफान मेल बनी भाग चली, किंतु लखनऊ में घुसते ही फिर अटक गए। बहुत ही बुरा ट्रैफिक जाम मिला। कम से कम मुझे तो पहली बार यह एहसास हुआ कि रात में पैर फैलाकर सभी सोया करते हैं का कथन अक्षरशः सत्य नहीं है। वास्तव में कुछ लोग पूरी पूरी रात जागते भी हैं और भागते भी हैं। खैर, चिल्लपों के मध्य 4-5 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2 घंटे में सकुशल संपन्न हो गई। पहली बार मुझे ये भी एहसास हुआ कि ड्राइविंग करना भी संयम और धैर्य का एक समेकित आचरण है। अतः ड्राइवरों को किसी योगीराज से कम नहीं समझना चाहिए। आखिरकार धीरे धीरे रास्ता साफ हुआ
तो कार एक बार फिर खरगोशी लाल बन कुलाचे भरने लगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यात्रा सुखद लगती है, कम भीड़ के मध्य। सबसे अच्छी बात यह लगी हर 60-65 किलोमीटर पर छोटे छोटे रेस्टोरेंटों की व्यवस्था की गई है। सफाई एवं अन्य सुविधाएं भी अच्छी हैं, पर कहते हैं कि कभी कभी चालाकी खुद पर ही भारी पड़ जाती है। हमें कुछ और आगे जाकर उससे उतरना था, पर हम पहले ही उतर गए, यह सोचकर कि जिला मुख्यालय से होकर चलेंगे तो आराम रहेगा, नहीं तो आगे का रास्ता पिछड़े हुए इलाकों से होकर गुजरता है। न जाने कैसा हो, शायद चाय वाय भी ढंग से न मिले। पर जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, थोड़ा चलते ही भारी जाम में फंस गए। कुछ इस तरह है कि आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात बन गए। खैर 2-3 घंटे में धीरे धीरे यहाँ से भी पार हो गए। पर शहर के बाहर निकलते एक नया बखेड़ा खड़ा हुआ। ड्राइवर महोदय आगे और गाड़ी चला पाने में समर्थता व्यक्त करने लगे। ऐसे में आगे चलने के लिए उन पर दबाव बनाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य था। अब मुसीबत ये थी कि करें तो क्या करें। आसपास कोई गेस्ट हाउस या होटल आदि भी नहीं थे कि वहां रुक लें। खैर बेटे ने स्टीयरिंग संभाली और उस पर नजर रखने के लिए बगल में मुझे बिठाकर ड्राइवर साहब पीछे की सीट पर सो गए। 1.5-2 घंटे में लगभग 100 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। 15-20 किलोमीटर और बचे थे कि सभी की चेतना जागृत हो उठी और तर्क वितर्क तथा विवादों के बाद यह तय हुआ कि रास्ते में कहीं चाय वाय पी ली जाए। शादी का घर है, पता नहीं कब क्या मिले या न मिले। एक देहाती मार्केट में ठहर गए, जो किसी कामनी की तरह 6-7 बजे अंगड़ाई सी लेती हुई आलस्यजन तंद्रा में आंखें मटका रही थी। दुकानों के सामने कहीं झाड़ू लग गए थे, कहीं लगाए जा रहे थे, कहीं भट्टियां सुलगाई जा रही थी और कहीं सुलग गई थी कि एक दुकान पर चलते समोसे दिख गए। बगल में चाय की केतली भी। पास की दुकान पुरानी शैली की हलवाई की दुकान थी। बतासे, गुड़लैया, गट्टे, लाई, चना और चूड़ा आदि का ढेर करीने से सजा दिया गया था और चौटैया जलेबी छानने की तैयारी शुरू हो गई थी। जब मैंने बहुत उत्साहित होकर बच्चों को उस दुकान की तरफ इशारा करके बताया कि मेरे बचपन की मिठाइयाँ यही हैं, तो वे मुझे कुछ इस तरह घूरने लगे जैसे कि मैं किसी आदिवासी कबीले से निकल कर आया हूँ। लेकिन उनके आधुनिक चिंतन और तद्जन्य आचरण से परे मैंने उस दुकान पर जाकर थोड़े से छोटे वाले बतासे खरीदे और एक चाय वाले प्लास्टिक के कप में पानी लेकर उसमें डुबो कर उन्हें चूसने लगा। सभी की नजरें मुझ पर टिकी हुई थी और मैं लगभग 15 साल पहले के अपने 10-12 साल की उम्र वाले बचपन में खो गया था। किसी आधुनिक बाजार या कस्बे से बहुत दूर पक्का देहाती गांव है जहां हम पैदा हुए थे। बचपन का अधिकांश समय यहीं बीता था। प्राइमरी क्लास पास करते मिडिल क्लास में पढ़ने के लिए फिर इसी गांव में भेज दिया गया। परंपरागत रूप से सम्मिलित परिवार था, जिसमें बाबाजी 2 भाइयों का परिवार साथ साथ रहता था, अपने पराये के भेदभाव से बिल्कुल अलग। छोटी वाली दादी माँ के पिताजी अक्सर गांव आया करते थे। वे जब भी गांव आते हम घर के सभी बच्चे मिलकर उन्हें घेर लेते थे। 2 महीने का अंतराल शायद ही कभी हुआ हो उनके आने में। उन्हें नाना साहब कहते थे हम सभी। अपने गांव से 20 किलोमीटर किसी सवारी से, फिर 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर वे हमारे यहाँ आया करते थे। आते ही सर्वप्रथम उनके लिए मौसम के अनुसार एक चारपाई खुले में बरामदे में या घर के ठीक सामने वाले नीम के पेड़ की छाया में बिछाई जाती और उसके सिरहाने मोड़कर बिस्तर रख दिए जाते। दोनों दादी माँ उनके आने की सूचना पाते ही सारा काम काज बीच में ही छोड़ एक बड़ी सी थाली में पानी लाकर उनका पैर मलमल कर धुलती। फिर घर की बहुएं भी। सुना था इससे उनकी थकान दूर हो जाती थी। इसके बाद उनके लिए एक लोटे में चाय बनकर आती। कटोरे में ले लेकर वे उसे परमानंद के साथ धीरे धीरे पीते और बीच बीच में दोनों बाबा जी से इधर उधर के न जाने क्या क्या समाचार पूछते रहते और फिर पसर कर सो जाते। इसके बाद हम सभी बच्चे उनकी तीमारदारी में जुट जाते। कोई पैर दाबता, कोई हाथ और कोई सिर
वास्तव में इसे चोना मोना करना कहते थे। आज की भाषा में तेल लगाना, अर्थात हम सभी नाना जी को तेल लगाते थे। फिर कुछ देर बाद वे खूंटी पर टंगा अपना कुर्ता उतार कर मंगवाते, उसमें से कागज का एक ठोंगा निकालते और हर किसी को 2-2 4-4 बतासे बांटते, जिसे लेकर हम सभी घर के भीतर भागते और कटोरा गिलास जो भी बर्तन मिलता उसमें पानी भरकर बतासों को उसमें भिगोकर मुंह में रख चुस्की लिया करते। कभी कभी वे टूटकर उसमें डूब जाते और निकालते निकालते गल जाते। इनका अंतिम संस्कार शेष बचे पानी को पीकर किया जाता। अंतिम बूंद तक गिलास या कटोरे को मुंह से लगाए रखा जाता, क्योंकि वह अभी मीठी होती थी। बहुत ही मनोरंजक और आनंददायी होता था ये आधे घंटे का कार्यक्रम। याद कर चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। 1-2 दिन रुक कर नाना साहब लौट जाते थे। हम लोग वापसी में उन्हें गांव से बाहर तक पहुंचाने जाते, शायद श्रद्धावश कम, बतासों की लालच में अधिक, क्योंकि गांव से बाहर निकलते ही वे हमें डांट कर लौटाने लगते और चलते चलते कुर्ते की दूसरी जेब में बचा कर रखे हुए बतासों में से 2-2 4-4 हमें फिर मिल जाते। वे नाना साहब अब परलोक गमन कर गए। हम भी बड़े हो गए हैं और हमारी जगह हमारे बच्चे स्थापित हो गए हैं। उनके नाना साहब भी पधारते हैं किसी उठल्लू के चूल्हे की तरह, क्योंकि उनके आगमन के पूर्व ही लौट जाने की सूचना मिल जाया करती है। प्रायः महंगा वाला मिठाई का डिब्बा उनके साथ घर में प्रवेश करता है और भी बहुत कुछ आ जाता है उनके साथ। पैर छूकर बच्चे खिसक लेते हैं अपने अपने कमरों में। कभी कभी तो बताना पड़ता है, देखो बेटा कौन आया है। फिर हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल लिए हुए उनका शुभागमन होता है और घुटनों तक हाथ ले जाकर स्पर्श से पहले ही प्रणाम नाना जी का उच्चारण कर वो खिसक लेते हैं। नाना जी भी बत्तीसी दिखाकर जवाब दे देते हैं, खुश रहो। श्रीमती जी भी चरण वंदन करती हैं श्रद्धावनत होकर। 10-5 मिनट में जिज्ञासा भरी वार्ता दम तोड़ देती है। फिर ध्यान आता है मेजबान को कुछ खिलाना पिलाना भी चाहिए। वैसे पानी का गिलास तो उनके आगमन के साथ नौकरानी रखी जाती है, पर चाय भले ही घर में बन जाती हो, लेकिन नाश्ता तो दुकान से ही मंगाया जाता है। सुनते हो बहुत ही मधुर ध्वनि, पर विस्कुंभम पयोमुखम भला कैसे कह दूं, इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि रहना तो यही है। फिर सांप की बाबी में हाथ क्यों लगाऊं। बाबूजी को समोसे बहुत पसंद है, जोधपुर वालों से ला दो न, और हाँ थोड़ी सी जलेबी भी अगर मिल जाए, दही मिल जाए तो थोड़ी सी वह भी लेते आना। आदेश की अनुपालना में तत्काल तत्पर होना पड़ता है और स्कूटी अगले ही पल स्टार्ट हो गेट से बाहर निकल आती है। आखिरकार श्रीमती जी का अर्जेंट आदेश है, कोई ऑफिस की फाइल थोड़े ही है जो बॉस के आदेश के बावजूद अनिच्छा होने पर किसी न किसी बहाने से लटका ही दी जाए। ऐसी परिस्थितियों से सम्मुखीन होने पर अक्सर सोचा करता हूँ, क्या हो गया है हमारी नई पीढ़ी और हमारी संवेदनाओं को। क्या वास्तव में हर विषय में 100% अंक लाने के निकट आ पहुंचे हमारे बच्चे रोबोट बनते जा रहे हैं। पूरे के पूरे यंत्र मानव और उनकी ममतामयी माताएं उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए क्या संबंधों की अंतरंगता का विस्मरण कर बैठी हैं, या परिवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से एक शून्यता सी उसमें प्रविष्ट होकर तत्जन्य संवेदनाओं का गला घोटने लगी है। इस बदलाव के यथार्थ की कटु अनुभूत से मन विचलित सा उठा था कि ड्राइवर साहब ने कंधा पकड़ कर हिलाया, नाश्ता कर लो साहब, चाय बन रही है। मैं चौंक पड़ा और अपनी यथार्थ वाली दुनिया में धड़ाम से आ गिरा। हाथ का बतासा पानी में न जाने कब का गल गया था। जल्दी से पानी की अंतिम बूंद को गटक कर कप को नीचे फेंका और सामने रखे समोसे की प्लेट को उठा लिया। इस बीच मेरी नजरें लगातार झुकी हुई थी, पर सहसा जब मैंने उन्हें उठाया तो महसूस किया कि बच्चे मुझे अभी भी उन्हीं नज़रों से देख रहे थे जैसे कि मैं किसी आदिवासी कबीले से निकल कर आया हूँ। पर अपना तो चोला मगन हो उठा था। बचपन की हुई यादें कुछ देर के लिए मेरा आनंद भरा बचपन लौटा लाई थी। तब तक चाय आ गई थी मिट्टी के कुल्हड़ में, लेकर ओठों से
लगाया तो आनंद द्विगुणित हो उठा। चाय पीकर नीचे उतरा, ड्राइवर को भुगतान के लिए पैसे दिए और फिर गाड़ी में सबसे पीछे की अपनी निर्धारित की गई सीट पर बैठ अगली मंजिल के लिए रवाना हो गया। ओठों पर अभी भी जीभ फेर रहा था, क्योंकि नाना साहब की याद दिलाने वाले बतासों की मिठास अभी भी वहाँ मौजूद थी। तो मित्रों, मेरी एक ही कहानी आपकी सेवा में और प्रस्तुत की। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को थोड़ा सा गति दें। अगली कहानी के साथ या किसी और वीडियो के साथ मैं पुनः आपसे मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।